आज की कहानी है कर्म फल। एक बार की बात है, मंडू आहिट रेलवे स्टेशन के निकट एक बहुत ही बदमाश बस्ती है जिसका नाम है शिवपुर पाड़ा। बाबू शरद कुमार रेलवे के एक बड़े हाकिम थे। बहुत ही शिक्षित, विद्वान और परोपकारी पुरुष थे। वह इतने सज्जन और उदार थे कि चिराग लेकर ढूंढने पर भी उनके जैसा नेक व्यक्ति न मिलता। उनके मातहत उनकी बड़ी कद्र करते थे। एक पुत्री विभा के जन्म के 2 साल बाद ही, एक पुत्र अमृत को जन्म देने के बाद ही उनकी प्राण प्रिय पत्नी तुलसी की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय विभा 7 साल की थी और अमृत 5 साल का। दुनिया से उनके नेत्र मूत लेने से बाबू शरद कुमार खुद को अकेला महसूस करने लगे। उनका दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात गुजरने का नाम ही नहीं लेती। दिन में जब वो अपने दफ्तर चले जाते, तब घर पर उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई ना होता था। ऐसे में उनके संस्कारहीन होने का भय था। शिक्षित और कुलीन स्त्रियां अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान भी बनाती है। यह देखकर उन्हें एक हॉस्टल वाले स्कूल में दाखिल करा दिया। वे वहां आराम से पढ़ने लिखने लगे। समय चक्र चलता रहा। तुलसी को गुजरे हुए 1.5-2 वर्ष बीत गए। मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं और क्रियाएं उथल पुथल मचाती ही रहती है। शरद बाबू भी उससे ना बच सके। अभी वो एकदम हट्टे कट्ठे और जवान थे। उनकी नसों में रेंगने वाला खून गर्म था। कार्तिक का महीना था और सर्दियों का मौसम। असमय ही तुलसी के चले जाने से अब शरद बाबू का ख्याल रखने वाला कोई भी ना था। उन्हें रह रहकर अपनी अर्धांगिनी तुलसी की याद आती रहती थी। दफ्तर से घर पहुंचने पर उन्हें याद करके वो कभी कभी बिस्तर और तकिए में मुंह छिपाकर सिसकने भी लगते थे। तभी एक दिन उनके जी में न जाने क्या आया कि शाम को ऑफिस से छूटने के बाद वह मन बहलाने के लिए सीधे शिवपुर के पाड़े में जा पहुँचे। शिवपुर पाड़े के उस बाजार में 100 रुपयों के मोल बिकता था। वहाँ सुंदरता की कीमत लगाई जाती थी। खरीदार रात के अंधेरे में चुपचाप आते और सुंदरता का मोल देकर उसे खरीद लेते। यह एक ऐसी पैठ होती थी जहाँ कोई स्वयं को अपनी मर्जी से बिकने को विवश होता है तो किसी को कोई दूसरा व्यक्ति लाकर बेच जाता है। इसके बावजूद लोग घर के व्यंजन का स्वाद उस बाजार में जाकर तलाशते हैं। ऐसा करने में उनकी कमजोरी भी हो सकती है और मजबूरी भी, क्योंकि घर में पेट न भरने पर लोग बाजार में खाने चले जाते हैं। उस वक्त दिन ढल चुका था। चारों ओर धूप अंधेरा छाया हुआ था। शरद बाबू सबसे पहले एक बियर बार में जाकर थोड़ी सी बियर का आनंद लिए। इसके बाद खरामे खरामे एक कोठे पर पहुंच गए। उसकी मालकिन का नाम था शांताबाई। वह एक महिला होते हुए भी निहायत गुस्सैल और क्रूर थी। उसे किसी पर तरस न आता था। उसका हृदय मानो पत्थर का था। दयालुता नाम की चीज उसे छू भी न गई थी। वहां जाकर बाबू शरद कुमार ने जो कुछ भी देखा उस पर उन्हें कतई विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरअसल बात यह थी कि जब वो एक कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा 19-20 वर्ष की एक कुमारी लड़की एक कोने में बैठकर सुबक सुबक कर रो रही थी। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके हृदय की गति एकदम तेज हो गई। वह बड़ी बारीकी से हालात को समझने की कोशिश करने लगे। शरद बाबू को देखते ही वह एकाएक खड़ी हो गई। उसे ऐसी हालात में देखते ही कुमार साहब बोले, देवी बुरा मत मानिए, यह बताइए आप इस तरह से रो क्यों रही है? आपके साथ ऐसा क्या हो गया? वह लड़की कुछ भी ना बोली, मात्र रोए जा रही थी। तब बाबू शरद कुमार ने विनम्रता से कहा, आप पहले तसल्ली से यहाँ पलंग पर बैठिए, उसके बाद मुझे अपनी परेशानी बताइए। यह सुनते ही वह लड़की अपने नेत्रों से आंसू भरकर बोली, महोदय, इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं वह एक ऐसा बाजार है जहाँ सरेआम स्त्रियों की आबरू बिकती है। यहाँ किसी की बेटी बिकती है तो किसी की पत्नी,
हाँ, इतना अवश्य है कि यहाँ लाई गई हर स्त्री किसी न किसी प्रकार बहुत मजबूर होती है। अपनी खुशी से यहाँ कभी कोई भी औरत नहीं आती है। फिर एक लंबी सांस लेकर वह बोली, बाबूजी, मैं इस समय इस बाजार की शोभा हूँ। आप एक ग्राहक हैं, मैं यहाँ एक विक्रेता हूँ और स्वयं को बेचने को खड़ी कर दी गई हूँ। आपने इस कोठे की मालकिन को पैसा दिया होगा, इसलिए आप यहाँ जो कुछ भी करने आए हैं उसे करके जाइए, मेरी फिक्र ना कीजिए। एक बात और, आप मेरी परेशानी जानकर क्या करेंगे? शरत बाबू उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, देखिए, आप मेरी पुत्री समान है। उम्र के हिसाब से मैं आपके पिता समान हूँ। मुझसे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बीमारी का पता नहीं चलता तब तक उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप मुझे कुछ बताएंगे ही नहीं तब मैं आपकी कोई मदद कैसे कर सकता हूँ? अतः जो भी माजरा है मुझे साफ साफ बताइए। हो सकता है सच्चाई जानने के बाद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं, इससे आपको कुछ राहत मिल जाए। यह सुनते ही उसने शरत बाबू को अपनी सारी आप बीती रोते रोते सुना दी। वह बोली, बाबूजी, मेरा नाम सालू है। मैं कोलकाता के सोनागाछी इलाके की रहने वाली हूँ। मैं BA पास हूँ और अंग्रेजी विषय से MA करने हेतु दाखला दे रखा था। सोनागाछी कोलकाता नाम सुनते शरत बाबू चौंक पड़े। वह बड़े ताजुब में पड़कर बोले, भाई सालू, आपकी बात सुनकर मेरा तो सिर चकराने लगा। आप यह क्या कह रही है? कहाँ कलकत्ता और कहाँ यह शिवपुर पाड़ा? भला ये कैसे हो सकता है? अच्छा, चलिए हम मान लेते हैं कि आप कोलकाता की रहने वाली हैं, पर अब यह बताइए, फिर आप वहाँ से यहाँ इस बदनाम बाजार में कैसे पहुँच गई? आपको तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। यह सुनकर सालू अपने नेत्रों में आंसू धारा लेकर बोली, बाबूजी, हमारे ग्रांड बा गोविंद मुखर्जी सोनागाछी के एक जाने माने जमींदार थे। उनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। वह बहुत ही शिक्षित, शरीफ, दयालु और नैतिक पुरुष थे। उनकी पत्नी यानी मेरी ग्रांड माँ सुरभा देवी एक धार्मिक और विनम्र महिला थी। हमारे ग्रांड पा के हेमंत और बलदेव नाम के 2 पुत्र थे। मेरे पिताजी का नाम हेमंत है और मेरी माँ का विभा है। हम 3 भाई बहन हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे दोनों भाई मुझसे काफ़ी छोटे हैं। वे अभी क्रमशः 6ठी और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तब शरत बाबू ने कुछ उदास मन से कहा, सालू, आपने अभी तक अपने चाचा और चाची के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब जरा उनके विषय में भी कुछ बताइए। इतना सुनना था कि सालू बोली, मेरे चाचा जी का नाम बलदेव है और चाची जी का नाम मालती है। मेरे चाचा बलदेव जी एकदम ही लालची किस्म के इंसान हैं। उनके अंदर अपने बड़े भाई और भौजाई के प्रति लेस मात्र भी इज्जत नहीं है। वो खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान और मेरे माँ बाप को सबसे बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। वह अपने सामने दूसरों को बिल्कुल कम आंकते हैं। वह कुछ रुक कर बोली, इतना ही नहीं, हमारे अम्मा और बाबूजी से पाने की उम्मीद तो करते हैं, मगर एक पाई खर्चा करना नहीं जानते हैं। उन्होंने अपने हिस्से की काफ़ी खेती बाड़ी बेच दी और अब चाहते हैं कि बाबूजी उनकी मदद करते रहें। वह हमेशा बाबूजी के सामने रुपये पैसों की मांग रखते रहते हैं। उनकी प्रबल इच्छा थी कि बाबूजी सदैव उनको कुछ न कुछ देते रहे। शुरुआत में बाबूजी अपनी समर्थ के अनुसार देते रहे, मगर जब हमारा खुद का परिवार बढ़ गया और खर्चे में वृद्धि हो गई तब बाबूजी ने आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया, क्योंकि उनके कम देने पर चाची जी खुश ना होते थे। तो दोस्तों, ये कहानी की दूसरा भाग सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।